अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन सिलसिला जारी है। सच टेलीविजन पर टकराव जीत का बड़े बड़े टकराव अब शुरू हो चुके हैं। पहला टकराव और गैर रस्मी गैर सरकारी पहला नतीजा वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान। क्या मैच हुआ जी। और अफगानिस्तान को इस बात का अंदाज़ा, जो मैं बहुत देर से, यहाँ आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के स्टार्ट से जब अफगानिस्तान का मैच हो रहा था, मैंने उस वक्त भी कहा कि मेयर स्कोर, छोटे छोटे स्कोर पर भी अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सैमी को मैं भाई दाद दूंगा। हैट्स ऑफ टू सैमी कि सैमी आया, टीम में जान पड़ गई है, लड़ना शुरू हो गई है टीम। एक तो अभी तक टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर, दूसरा पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज़ ने किया। और यही अफगानिस्तान की बॉलिंग जो एक ड्रावा बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए, और सबको ये लग रहा है कि ये अपनी बॉलिंग के दम पर शायद वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन अफगानिस्तान को पहला बड़ा खतरनाक झटका लगा और मेरा ख्याल है उनका सामना ही काली आंधी से हुआ वेस्ट इंडीज़ से। तो क्या ज़बरदस्त वेस्ट इंडीज़ ने परफॉर्म किया, और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पर वेस्ट इंडीज़ ने उनको बड़े भारी भरकम मार्जिन से हरा दिया। 100 से भी ज़्यादा रन से हराना बहुत बड़ी बात है। 104 रन से शिकस्त। और मैं इस मैच पर तो बात करूँगा ही। बाकी बाबर आजम ये कह रहे हैं कि जी मैं वापस आऊँगा, तो मोहसिन नकवी साहब को एक रिपोर्ट भी पेश करनी है उन्होंने, उसमें वो बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। खैर हमें तो पता ही है कि क्या हुआ, लेकिन वो बताएंगे कि अब यहाँ पर क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर हमारा थिंक टैंक ये समझने की कोशिश करे। चलें, ये क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है, थिंक टैंक को क्या समझना है, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीली की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। वर्ल्ड कप के जो हालिया मैचेस हैं उन पर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर हफीज़ अमान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारा रेगुलर पैनल साबिर हुसैन, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे भाई बदियुज़्ज़मान साहब ने। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम, साबिर अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको ईद मुबारक पाकिस्तान टीम की जानिब से और मेरी जानिब से, चूँकि हम सारे इधर ही हैं पाकिस्तानी, तो ईद मुबारक आप सबको। चले साबिर, मैच पहला मेरा ख्याल है हाई स्कोरिंग मैच देखने का मज़ा आ गया मुझे। ऐसा मज़ा करवाया। एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था बहुत मज़े का, एक गेम मैच, लेकिन इसमें तो आउट क्लास करके रख दिया। सेम वही सिचुएशन होगी कमोबेश जो इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया। सर बहुत ही शानदार मैच रहा, और क्रिकेटिंग जो फैंस है वो चाहते थे कि इस तरीके का मैच हो। खास करके देखें T20 का जो फ्लेवर है वो आपको पता है, छक्के चौके हैं, जल्दी जल्दी विकेटें गिरना है, तो कहीं ना कहीं पे जो बैटिंग जो टीम्स होती है उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो क्राउड भी जो है वो चाहता है कि ज़्यादा हाई स्कोर बने। तो खैर ये जो मैच था काफ़ी अच्छा रहा वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि हमने इनफैक्ट आपने भी और मैंने भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया था कुछ हफ्ते पहले कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है खास करके होम कंडीशंस में उनको ज़्यादा एडवांटेज है। और वर्ल्ड कप से पहले जो उन्होंने अपनी एक वो टीम सिलेक्शन का एक शुरू किया था सिलसिला, वो काफ़ी शानदार था, क्योंकि हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट पहले ही कर रहे थे। उन्होंने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भी वापस लेके आए। वजह पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा वो कतराता है कुछ खिलाड़ियों को लेने से, और कुछ ऐसे खिलाड़ी लेके आता जिनकी जगह नहीं बनती। तो खैर पाकिस्तान में तो बहुत बात कर चुके हैं, मगर आज जो वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए जो है ना, उनका जो देखें ओपनर्स ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, देखें पावर प्ले में 92 रन बनाना वर्ल्ड कप में बड़ा ही शानदार उनका रहा। आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, उन्होंने भी पावर प्ले में तकरीबन कुछ 75 रन बनाए थे, 76 रन बनाए थे, और उनका डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने काफ़ी अच्छी भली बैटिंग की थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो देखें जो अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनके बॉलिंग लाइनअप तो काफ़ी 3-4 कंसेक्यूटिव मैचेस से परफॉर्मेंस देती आ रही, मगर इस पर्टिकुलर मैच में उनके फजल फारूकी हैं और उमर जई हैं, उन्होंने जनाब पावर प्ले में कुछ खास बॉलिंग अच्छी नहीं की। और मगर हमें दाद देनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों की कि जिस तरीके से वो हार्ड हिटिंग करते हैं, उनके जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी डीप तक जाती है, जो कि 7वें 8वें नंबर तक एंथनी रसल और रदरफोर्ड तक। मगर अगेन शे होप को वो लेके आए, जो कि शे होप क्या खेले जी सर, शे होप का देखें वो अच्छे बल्ले ओडीआईज के बैट्समैन है, टेस्ट मैचेस के बैट्समैन, उनके काफ़ी ज़्यादा 100 रन। मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर हमें चाहिए, सऊद शकील जी जी जी। तो सर हम तो लेग करते ही करते हैं, मगर देखें बाकी टीमों ने अपनी प्लानिंग की। अब शे होप जो है उनको पता है कि यार ये हमें जो मिडिल ओवर से वहाँ पे हमें आइए जो 7 से 12 ओवर के जो बीच में जो 5-6 ओवर होते हैं वहाँ पे रन्स करके देते हैं। मगर शे होप ने भी अपने रन रेट को गिरने नहीं दिया। 14 ओवरों में उनके 150 रन हो चुके थे। उसके बाद निकोलस पूरन ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, 36 रन इन्होंने बनाए उमर जई की ओवर में, और राशिद खान को उन्होंने 22 रन मारे। तो कहीं ना कहीं पे वो टर्निंग पॉइंट। सर राशिद खान को 45, और जो सारी स्विंग भूल गए फजले फारूकी, उनको उन्होंने 38 रन मारे भाई। 45 और 38, नवीनुल हक को 41, कोई विकेट नहीं दी दोनों को, राशिद को भी और
फजल हक फारूकी को भी। डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त कमाल परफॉर्मेंस, वेस्ट इंडीज़ ने कमाल कर दिया। सर कोई शक नहीं इसमें, वेस्ट इंडीज अपने पूरे फ्लेयर में वापस आई। इससे पहले सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और इसमें तो कोई शक नहीं सर कि पाकिस्तान अब बाहर बैठकर ये सारा तमाशा देखेगा, क्योंकि वैसे हमने सुना था कि वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो कैरेबियन में हो रहा है, लेकिन हम तो खैर कैरेबियन तक पहुंच नहीं सके, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर वो सिलेक्ट किए थे जो सीपीएल में अच्छा खेले थे। तो उनको शायद हमें चाहिए था कि रेस्ट दे देते, ताकि वो अमेरिका में ना खेलें, वो वहीं पे खेलें। वो सीपीएल में वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छा खेले और वहां हम गए नहीं, वहां तक हम पहुंचे नहीं, तो शायद उन्हीं के तो फैल नहीं पहुंचे भी, ये भी मजे की बात है। खैर चले, पाकिस्तान के क्रिकेट का फ्लेवर तो साथ साथ अब आता ही रहेगा, लेकिन जो टीमें खेल रही हैं बात उन पर ज्यादा होनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं इसको तड़का लगाएंगे अपने अपने प्लेयर्स को भी और बाकी मैनेजमेंट बड़ी बातें हैं जी, अंदर की बहुत ज्यादा चीजें सामने आई, उस पर मैं करता हूँ अगला राउंड आप लोगों से, पहले जरा इस पर। लेकिन वैसे आप ये देखिए डॉक्टर साहब, जो राशिद और फजल हक फारूकी को उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने डिफेंस नहीं किया, मुझे ये कमाल लगा। मतलब वो टोटल टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा इन्हीं को अटैक करो, इन्हीं का कॉन्फिडेंस खराब। क्या बात है, ये डैरेन सैमी माइंडसेट। सबसे अच्छे बॉलर पर चढ़ दौड़ते हैं तो बाकी जो मीडियम वाले होते हैं, सीटे बॉलर होते हैं, उनकी तो वैसे ही मतलब हो जाती है ना कि फारिग हो जाती है। उनको पता है कि अब अगर राशिद को पढ़ रही हैं, फजल हक फारूकी जो ऑलरेडी तीन मैचों में बेशुमार विकेट ले चुके हैं, 12-13 विकेट ले चुके हैं, तो उनको अगर पढ़ रही हैं तो फिर मतलब नजीब या बाकी जन्नत करीम, उनसे बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन जो भी होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज ने वो एग्जैक्टली वही इख्तियार किया फार्मूला जो T20 के लिए मशहूर है, जो होना चाहिए था, जिसके लिए वेस्ट इंडीज शोहरत रखता है। उन्होंने आज अपने भरपूर होम कंडीशंस का भी फायदा उठाया, होम ग्राउंड का, होम क्राउड का, एवरीथिंग उनके फेवर में गई, और उन्होंने बिल्कुल फजल हक फारूकी को अटैक करने की वजह से ही मेरा ख्याल उनकी पूरी बॉलिंग अटैक नीचे आ गया। और राशिद की भी कप्तानियत उतनी भरपूर नजर नहीं आई, क्योंकि उनको अपना स्कोर पड़ गया। मुझे नहीं याद कि राशिद को इससे पहले कभी 40 प्लस स्कोर पड़ा हो, और वो भी विकेट लेस भी गए हो साथ साथ। तो पूरी की पूरी टीम शटर होकर रह गई। इवन नबी भी उनके जो वहां जहां कहीं जरूरत पड़ती है वहां आकर वो अपना हिस्सा डाल जाते हैं, आराम से बॉलिंग में भी डाल जाते हैं, बैटिंग में भी डाल जाते हैं। तो वो भी उस रंग में बिल्कुल भी नजर नहीं है। एक ही ओवर उन्होंने किया, रन भी 15 शायद दे दिए उन्होंने। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरी टीम को शैटर और स्कैटर करने में वेस्ट इंडीज के ओपनर्स का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने शुरू से ही यह फैसला कर लिया था कि नो मैटर व्हाट ओपनर तो शायद चले, हाँ मैं ना कहूं क्योंकि वो किंग जल्दी आउट हो गया, लेकिन हाँ आपके बात दुरुस्त है कि वो ओपनर ही हो गया। चार्ल्स और पूरन क्या खेले वो दोनों। अब बदी भाई, इसको कहते हैं यार, आप जब दूसरी टीम पर अटैक करें, डैरेन सैमी माइंडसेट, सर माने डैरेन सैमी माइंडसेट ने पूरी टीम चेंज कर दी है बदी भाई। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही होता है, क्योंकि एक टीम जिसने आपको देखें 2022 का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, फिर 2023 की जो है ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी, एकदम से वो आती है और फिर जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है, और ये सबसे अच्छी बात थी कि उनकी जो मैचेस थे वो अपने ही होम ग्राउंड, अपने ही होम क्राउड के सामने थे, तो वहाँ वो बिल्कुल उनकी टीम चेंज नजर आई। क्योंकि डैरेन सैमी को जब उन्होंने हेड कोच बनाया तो डैरेन सैमी का यही प्लान था कि किसी न किसी तरीके से हम T20 क्रिकेट में जो है अपने आप को ऊपर ले जाएं। और वेस्ट इंडीज के पास आपने देखा हमेशा से पावर हीटर रहे हैं, चाहे वो शुरू से आप देखें, जब आप साबिक 15-20 साल पीछे भी चले जाएं तो उस वक्त भी रिची रिचर्डसन और उसके अलावा डेस्मंड हेन्स वगैरह जितने भी उनके प्लेयर थे वो वनडे में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते, उस वक्त भी तेज खेलते थे। तो मेरे ख्याल में ये पुराना माइंडसेट जो है वो वापस आया। डैरेन सैमी जब खेलते थे, फिर डैरेन सैमी ने मुख्तलिफ लीग्स में गए हैं, वहां पर उन्होंने देखा है कि किस टीम की क्या कमजोरियां हैं, तो वो चीजें उनको नजर आई होंगी। अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो पाकिस्तान टीम के अपना PSL में साथ थे, राशिद की कमजोरियां भी उन्होंने देखी होंगी। तो यही वजह थी कि उनका जो माइंडसेट था बड़ा क्लियर था और उन्होंने डर के क्रिकेट नहीं खेली। असल में वो जो है वो पुरइत्माद नजर आए, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि वो क्रिकेट के ये जो मेला है वो जीतने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और अफगानिस्तान ने जो राउंड में क्रिकेट खेली बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब भी और जो मेला भी था तो उसमें वो क्लैप कर रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ गुरबाज के ऊपर इनकी टीम चल रही थी, इब्राहिम जरदान के ऊपर टीम चल रही थी, और नीचे जो है उनके जो ऐसे बल्लेबाज थे जो इतने रन नहीं कर रहे थे। आप पहले मैच में भी आप देखें तो 183 रन बनाते हैं, तो उसमें से 130 तो इन दोनों ही की रन थे। उसके बाद आप देखें 50 रन की पूरी टीम उनकी बनाती है। तो ये बॉलिंग की वजह से मैच जीते थे, और आज उनकी बॉलिंग को जो है बड़े अच्छे तरीके से रीड किया, खासतौर पर
वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने, जिसमें कुरान की बात करें तो उसने जिस तरीके से बैटिंग की 53 बॉलों पे और 8 छक्के, मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में अब तक के इनिंग्स में सबसे ज्यादा 12 छक्के उन्हें लगे हैं। तो ये पहली मरतबा हमें देखने को मिला, क्योंकि ये वर्ल्ड कप ऐसा था कि अमेरिका में जो मैचेस हुए उसमें तो छक्का मारना बहुत ही मुश्किल था, सिर्फ बॉलर्स के लिए वो विकेट थी, तो वहाँ तो 150 रन भी कोई टीम जो है नहीं बना पाई। तो ये बड़ा एक अच्छा वो था। तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि आगे जितनी भी टीमें आएंगी ना उनके साथ खेलने के लिए, तो उनको बड़ा टफ टाइम देंगे, क्योंकि अब वो उनका मोराल काफ़ी जो है वो अच्छा हो चुका है, टॉप पर चले गए, तो उनका अपना होम ग्राउंड है, अपनी विकेटों को समझते हैं, अपनी पिचेस को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में दीगर जो टीमें हैं उनको उन्होंने बैटिंग भी राउंड मैचेस में देखी होगी, उनकी कमजोरियों को भी देखा होगा कि स्पिनर में कहाँ हल्के हैं, मिडिल पेसर में कहाँ से हल्के हैं, और उनके पास जो मीडियम पेसर हैं वो आप देखें कि वो फुल फास्ट बॉलिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन वो उनके पास जो पेसर हैं वो दोनों तरफ स्विंग गेंद को कर रहे हैं, वो लाइन टू लाइन गेंद कर रहे हैं। और यही बॉलर का कमाल होता है कि जब आप हमारे पास भी तो एक फास्ट बॉलर हैं जो 150-52 से गेंद करते हैं, लेकिन रन वो जो है एक 4-4 सर ब्रेन नहीं है ना बदी भाई, ब्रेन नहीं है ना, ब्रेनलेस बॉलिंग में और ब्रेनफुल बॉलिंग में बड़ा फर्क होता है। यही चीज हमें मसला ये है कि हम हारे जो हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हम 120 रन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि हम आगे हमारी क्रिकेट क्या होगी, और इस तरीके से हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड असल में पता है जो मेन हमारी शिकस्त की वजह क्या है कि जब भी कोई मेगा इवेंट शुरू होता है हम पहले से प्लान नहीं करते। इस इवेंट से पहले भी देखिए हम कप्तान चेंज होने की बातें कर रहे थे, कप्तान चेंज हुआ, फिर हमने जो सीरीज खेली, नाकारा सीरीज खेली, उसमें आपकी परफॉर्मेंस थर्ड क्लास रही। जब आप सियासत में घुसे हुए होंगे, आपकी टीम में सियासत हो गई होगी, ग्रुप बंदियां होंगी, और आप तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आती है। तो ये जो टीमें वर्ल्ड कप खेलने अच्छा बदी भाई, ये जो ग्रुप बंदी वाली बात है या ये जिसने टीम का बेड़ा गर्क किया, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर रुकना नहीं है। अब थोड़ा सा इस पर ना मैं ये पहले एक राउंड ज़रा हम कर लें इस परफॉर्मेंस का, फिर मैं आता हूँ। और तो गैरी क्रिस्टन ने भी कह दिया है कि जी ग्रुप बंदी मुत्तहिद नहीं है। मैं इस पर करता हूँ बात आप लोगों से सबसे, लेकिन कुछ जी आप कुछ कह रहे हैं। वेस्ट इंडीज के वाले थोड़ी सी और हाँ ज़रूरी है, वो बहुत अच्छा मैच हुआ कि देखें अब हम पाकिस्तान जो है वो 5-7 ओपनर्स लेके गए हैं, 3 विकेट कीपर्स लेके गए हैं। अब वेस्ट इंडीज़ को देख लें कि हम उनकी अभी सक्सेसफुल की उनकी जो मैच जीतने का तरीकेकार उस पर बात कर रहे हैं। एवन लुइस उनका एक अच्छा बल्ला ओपनर है जिसका 52 मैचेस खेले हैं, 14-1500 उसके रन हैं, 152 का स्ट्राइक रेट है, उसको नहीं लिया उन्होंने स्क्वाड में। अपने 2 ही ओपनर्स को लेके गए, ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स जो हैं 2012 का जो वर्ल्ड कप था, 2016 का जो उनके चैंपियन टीम का हिस्सा थे, सीनियर खिलाड़ी, उन्होंने ओपनर्स अपने वही रखे, एक यंग और एक सीनियर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी, ये सही बात की सर। एक और ओपनर था उनका कायल मेयर, वो अच्छी वाली मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, उनको भी उन्होंने नहीं लिया स्क्वाड में, वो दोनों नहीं है। लेकिन इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखें कि उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बजाय शे होप को लेके आए मिडिल ऑर्डर में और एंड्रे रसेल को लेके आए। उनको पता है कि डेथ का हमारा अच्छा बॉलर भी और बैट्समैन भी है। तो सर वो जो टीमें प्लानिंग करके अपने स्क्वाड को उठाती हैं तो कहीं ना कहीं वही सुपर 8 में डिजर्व करती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बगैर सोचे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जानबूझ के सिलेक्ट करके, ये कि कहीं ना कहीं इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यार किस बेसिस पे आपने उनको उठाया था। चैन को पता था कि हम सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करेंगे, सिलेक्शन कमेटी तहलील करने की खबरें हैं। मैं आपको बताऊं घूम फिर के ये हमें पता था। मैं ज़रा बदी भाई से कंफर्म भी करूंगा, एक खबर तो डॉक्टर साहब ने दी थी हमें, अब नज़र वही आ रहा है, तहलील करके वही आ जाएंगे दोबारा साहब, और फिर कुछ भी नहीं होगा। पहले वो जिस वजह से गए अब उस वजह को ख़त्म करके उन्हें ले आएंगे। ये देखें आपने 1.5 हफ्ता पहले जो यूएसए का मैच हुआ था, आपने हमने बैठ के यही बात की थी कि जो सुपर ओवर आमिर ने कराया था, जो बॉडी लैंग्वेज रिजवान का जो रिएक्शन था, उनको खिलाड़ियों को ना रिस्पॉन्ड करना, हमने उसी दिन ही आप लोगों को यही कहा था कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। और गैरी क्रिस्टन ने आके वही बात की 2 हफ्ते बाद। इसका मतलब कि हम जो देखने वाले हैं, देखिए हम कोई जानबूझ के किसी के साथ पर्सनल तो हम है नहीं, मगर हमें जो चीजें नजर आती हैं, हमारा इतना जो जो डिस्कशन होती है उसके बेसिस पे हमने 2-2.5 हफ्ते पहले कह दिया था कि देखिए टीम में प्रॉब्लम्स हैं, आपके इश्यूज हैं, को वो टीम कभी भी नहीं जीती, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। आपको पता है कि बॉल आपके पास आ रही है, आप हाथ ऊपर कर देते हैं, बेशक जाने दो भाई, 17 रन आपके ने बनाए, बाय के साथ 8 रन कौन बनवाता है? मैं तो कहता हूं पीएनजी और युगांडा वाले टीमें जो उनको भी कम से कम। अच्छा मेरी बात सुने, 8 तो वाइड उसने सुपर ओवर में दी, उससे पहले जो दी जी वो अलग है जो मैच में दी। हम तो 2 मैच खेले ना सर। बाबर ने कह दिया, बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं उधर जाके रिपोर्ट दूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, दबे अल्फाजों में जो समझदार उनको समझना चाहिए। एक ब्रेक इसी पे कर लेते हैं बात, अगर चले इस पे चलने के लिए ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा आते हैं इस पर, आपने तो हमें बहुत पहले ये बता दिया था कि साहब वापस आ रहे हैं, इम्कानात है कि जी सिलेक्शन कमेटी के नाम पे जो कुछ है हमारा वो तहलील हो जाएगा,
फिर जो बात ग्रुपिंग वाली अभी साबिर ने चलें कर दी, हम कर लेते हैं उस पर बात। ये जो गैरी क्रिस्टन ने अब कह दिया है कि भाई कोई मुत्तहिद नहीं है इन द फील्ड, इन द ड्रेसिंग रूम, यानी आउट ऑफ द बॉक्स हम सोल्यूशन सोच ही नहीं सकते जब ये मुत्तहिद ही नहीं है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। सर देखिए, गैरी कर्स्टन की बात पर बड़ी लेदे हो रही है, कल परसों से लीक हो गई, खबर लीक हो गई। मुझे ये बता दिया, आप साफी लोग हैं, मैं तो साफी नहीं हूँ, कि इस बात सारी में उसको यानी कि गैरी कर्स्टन की बात में क्या कोई खबरियत है? नहीं नहीं, ये तो हमें पहले से पता था। सारी पहले पता है, आप डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिस्कस कर, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ उनको अब पता चला होगा, बात तो पहले जान रहा है सारे का। बहुत अच्छे। हाँ, उनको तो अब पता चला है जी, उनको शायद अंदाजा कुछ 2 मैच हारने के बाद भी नहीं हुआ, शायद तीसरे के बाद हुआ, या जब भी हुआ, क्योंकि हम चूंकि इस नेचर को भी जानते हैं अपनी कौम की, हमें तो पहले दिन से एहसास हो रहा था कि भाई गलत है, गड़बड़ है। अभी साबर भाई ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है कि जब आप कर रहे हैं कि एक ओवर में जहां पूरे मैच में 7 वाइडें नहीं होती या बाई के 7 रन नहीं बनते, बाई का रन तो आजकल बनने का रिवाज ही खत्म हो गया। वैसे भी वो तो कोई लेग बाई का बन जाए तो बन जाए, साइड पे बॉल चल जाए, बाई का कौन बनवाता है रन? हम एक ओवर में 7-7 दे रहे हैं, तो वहां से आपकी इंटेंशन का अंदाजा तो हो रहा था। हमने उस दिन सवाल भी उठाया था, लेकिन शायद सर। इमाद वसीम की बैटिंग, जी, मुझे तो उस पर सवाल उसके बाद मैं तो उस पर उसकी- हूँ कि भाई क्यों ऐसी उसी में ही बैटिंग। आ रहा था। सर नवाज अच्छा था। पहले मैच की हम बात कर रहे थे कि नहीं, वो वहां भी पर अच्छा बॉलिंग का इस तरह से पहले उसको ओवर देना और फिर उनका इस तरह का ओवर करवाना कि जिसमें सिर्फ एक चौका लगा है और 18 रन बन गए। मतलब ये आज से अब 5 साल बाद जब कोई स्कोर कार्ड उठा के देखेगा ना, तो वो इस पर सर पीटेगा कि ये कौन सा बॉलर था ऐसा कि जिसने एक चौका खाया और फिर भी 18 रन दे दिए। हैरत होगी इसको। और आयरलैंड के मैच को आप देखें, ऐसी बॉलिंग याद आई इन सबको। क्या बात है बदी भाई, क्या बात, आप देखें क्या बात। क्या बात है जी, क्या जबरदस्त। और यही जो डॉक्टर साहब बात करें, बदी भाई आप तो बड़े अरसे से इस पर बात करें यार, ग्रुपिंग है। और देखिए कैप्टन के अगेंस्ट ग्रुपिंग को नई बात तो नहीं है, आपको तो पता ही है। मुझे तो यूनुस खान बहुत ज़बरदस्त, सेंसिबल, बहुत बड़ा कप्तान, सारा प्लेयर, वो फ़खर को कह रहे हैं जी उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, कप्तान बना दे। भाई किस बुनियाद पे? परफॉर्मेंस फ़खर की ज़ीरो है बदी भाई। पसंद होगा, मैं वही कह रहा हूँ सलान भाई, जिसको जो सा खिलाड़ी पसंद होगा ना तो उसको वही कह दिया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, ये मुल्क के लिए खेलता है, तो इसको जो है ना कप्तान बना दिया जाए। ये हर एक के पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं। ये जो साबिक क्रिकेटर हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं ना, इनके भी ना कोई पसंद नापसंद के। खुद हमने एक बार सवाल पूछा था, तो एक साबिक क्रिकेटर है, उन्होंने यही कहा था कि भाई जब भी पाकिस्तान टीम खेल रही होती है मैच, तो पसंद नापसंद लाजमी होती है। 1-2 प्यारे जरूर जो है वो कप्तान के खेल रहे होते हैं, 1-2 प्यारे बोर्ड के खेल रहे होते हैं, ये चीजें सब होती हैं, कि चलता रहता है। लेकिन एक बंदे को एकदम से जो उसको आप मैच भी नहीं खिला रहे, बेंच में बिठा रहे हैं, उसको कप्तान बना देंगे, तो क्या आपको एकदम से वो आपको जो है वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं होता। आपने बाबर को 5 साल कप्तानी दी, और बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने क्या जीता यार? आप छोटी टीमों के साथ जीत कर खुशियां मनाते रहे, नंबर 1 आ गए, नंबर 2 आ गए, तो ये चीजें नहीं होती। जब आप बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि हम किसके साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ आप पूरा जो ग्रुप बंदी की जो आपने बात की ना, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें खबरियत क्या है, इसमें खबरियत मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, इसमें खबरियत सिर्फ गैरी कर्स्टन के लिए। उसको आए हुए जो है ना 3 दिन हुए थे, और जब वो टीम को संभाल रहा था तो उसको पता चला ये हो क्या रहा है। उसको तो ये समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। वो तो टीम की कोचिंग करने के लिए आया था, लेकिन उसको पता चला कि यहाँ में अगर आमिर को कहता हूँ कि यहाँ पर बॉल करना ऑफ स्टंप पे, तो वो लेग स्टंप पे कर रहा है। मैं बैट्समैन को कहता हूँ कि इस ओवर में आपने इस तरीके से खेलना, तो वो दूसरी तरफ खेल रहा है। मैं कीपर को कहता हूँ तो कीपर कुछ और कर रहा है। तो जो प्लान होता है टीम मैनेजमेंट का, हेड कोच का, उस प्लान के मुताबिक जब आपके खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो इसमें साफ नजर आ रहा होगा कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, मोहम्मद आमिर को आप लेकर आगे सब बड़ा कह रहे हैं जी वीआईपी बॉलर, तजर्बाकार बॉलर, इमाद वसीम। ओ भाई, ये लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप ये भी तो मान लें, इसका प्रेशर और उसके प्रेशर में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी आपकी गलती है जब वो आमिर और इमाद को आप वापस लेके आए। उन खिलाड़ियों बेचारों का क्या कसूर है इब्रार का कि जो दौरा आयरलैंड से लेकर जो है वर्ल्ड कप के आखिरी मैच तक जो है उसको बाहर बैठाए रखा और वापस सैर करा के वापस लेके आ गए। शादाब खान में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए थे कि सर एक खबरें हैं बदी भाई, खबरें हैं शादाब के हवाले से। एक तो आपको पता ही है कि पावरफुल शख्सियत हैं, कहने को नज़र नहीं आते मंजर पे, लेकिन पावरफुल शख्सियत हैं, उनके धमात तो हैं ही। शादाब खुद भी खैर काफ़ी यूज़फुल प्लेयर रहा है पाकिस्तान के लिए,
जब दामाद नहीं था तब भी सरफराज की कैप्टनसी में खेला और देखकर भी आया गया। मसला यहाँ पर ये हुआ कि वहाब रियाज साहब बहुत इंटरवीन कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स पे, बड़ी हैरत की बात है। और जिन जिन प्लेयर्स का वो नाम मैं मतलब लेने लगा हूँ उन प्लेयर्स पे बड़ा इंटरवीन हुआ। एक तो शादाब पर बहुत हुआ कि नहीं जी होना चाहिए, बड़ा यूज़फुल है, फील्डिंग बचाएगा, फलाना करेगा, ये करेगा। आज़म पर हुआ, यार आप मतलब कहाँ क्या करेंगे। साइम अयूब पर हुआ, चूँकि पेशावर ज़ल्मी से एफिलेशन है तो साइम पर हुआ। तो ये बदी भाई ये चीज़ें बड़ी अजीब है। हम सिर्फ बाबर पे डाल देते हैं, बाकी भी सारे ऐसे ही हैं, वो भी है बाकी भी देखिए एक कप्तान पे जो है ना सारा चीज नहीं डाल ये हम मानते हैं कि कप्तान थोड़ा सा कप्तानी में लैग कर रहा है कि वो कप्तानी उससे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चलो ज्यादा मैं कहता हूँ 100 में से 95% करता है, कप्तानी में लैग कर रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक बाबर आजम आपको मैच तो नहीं जिता सकता ना। अगर एक तरफ से वो 100 कर देता है और दूसरी तरफ से 10 खिलाड़ी जो हैं वो 20 रन पे आउट। सर आयरलैंड के मैच में यही हुआ ना बदी भाई, आयरलैंड के मैच में नहीं हुआ। अगर वो नहीं खड़ा होता वो आउट हो जाता, अगर आउट हो जाता तो कहते यार ये बाबर ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, बाबर आउट हो गया और पाकिस्तान मैच हार गया। तो अगर वो करता है तो ये परेशानी हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि आपके पूरे जो प्लेयर हैं, पूरी टीम है, वो परफॉर्म नहीं कर रही। भाईजान ये जो आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट का रोना हर वक्त हम रोते रहते हैं ना, तो ये आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद क्यों नहीं कर देते? काजन ट्रॉफी, पाकिस्तान कप, T20 कप, इसको बंद क्यों नहीं कर देते? जब आपने सिलेक्शन ही मुझे बताएं उस्मान खान ने क्या ऐसे जो है वो तीर मार सुरखाब के पार है जी, पैराशूटर सुरखाब के पार, पता नहीं किसकी पर्ची से वो ऊपर आया और 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस से जो पाकिस्तान टीम में खेल गया, वर्ल्ड कप खेल गया। क्या भाई फ्रेंचाइज आर वेरी मच पावरफुल, फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स डलवा रही हैं, ये खिलवा रही है। तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि आपकी एक तरफ फ्रेंचाइज की पावर है, दूसरी तरफ आपके प्लेयर्स की पावर है, और फिर पाकिस्तान टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है ना, पाकिस्तान टीम को फिर छोड़ दें, फिर यही कर लें। कल अगर आप खुदा ना खासा आपका हॉकी जैसा हाल हो गया तो फिर आप कहाँ खड़े? तो आपको लगता नहीं है वैसा ही हो गया बदी भाई? मैं तो बहुत अरसे से कह रहा था। अगर 5-6 खिलाड़ियों के निकालने की बात कर रहे हैं तो भाई आप नए खिलाड़ी लेकर आएंगे तो नए खिलाड़ियों को भी टीम में एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। आप उनको 2-2 मैच 3-3 मैच की परफॉर्मेंस से बाहर नहीं कर सकते। फिर आप बोल रहे होंगे भाई अब हमारे पास नए लड़के, हमें 1-2 साल तो चाहिए अच्छा करने के लिए इनको। और उसमें आपकी चैंपियन ट्रॉफी निकल जाएगी। आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ये मत भूलें। साबिर सर देखें, बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ें ऐसी कही हैं कि उन्होंने दबे अल्फाजों में काफ़ी जैसे मैसेजेस सर भेज दिए हैं। देखिए उनके साथ ज्यादती हो रही है, उसके अगेंस्ट भी जो कुछ हो रहा है उनके सर नहीं, उनको मुझे जो लग रहा है ना, देखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि हम नहीं बोल सकते, मगर मुझे कहने में जिन्हें अफसोस होता है कि यार उसको जानबूझ के काफ़ी सारे प्लेयर्स ने, कुछ बोर्ड के भी मैं कहता हूँ कि उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी कि उसको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है ना सर विद इन द टीम, वो काफ़ी एक अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊँ, इसमें बाबर का बड़ा कसूर क्या है? देखें ज़रा सा मैच्योरिटी और आप ज़रा सी अक्लमंदी के साथ चलता ना, तो जाने से पहले कहता भाई मेरी मर्जी की मुझे टीम नहीं मिल रही, मुझे जहाँ खिलाना है खिलाओ, मैं बैठा हूँ टीम में कैप्टन बना दो किसी को। लिटरली ये हिम्मत करनी भी पाकिस्तान में कौन, इमरान खान, वसीम के अलावा कौन बताएं कौन बोलता है सर? यस मैन जो होता है उसी को बोर्ड लेता है, चाहे मिसबाउल हक हो। फिर वही बातें कि हम पिछली बातों में जाते हैं। अब बाबर कहते हैं कि जी देखें मैंने जाके हर जगह पे फील्ड नहीं करनी, मैंने जाके आखिरी 3 बॉल में 15 रन नहीं बचाने, मैंने जाके हर स्लिप में खड़ा नहीं होना कि कौन कौन से कैचेस लेने। देखें उसने ये भी कहा है क्या सिचुएशन के मुताबिक, उसने ये भी कहा है, जो हम काफ़ी अर्से से बात करके यही वही खिलाड़ी हैं जो पिछले 5 साल से खेल रहे हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे होती है, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे शाहीन शाफरीदी हो, चाहे शादाब हो, चाहे इफ्तिखार हो। और ये बाबर ने खुद कहा है कि यार ये वही लड़के हैं जो 4 साल से खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी खेल रहे हैं। बाबर का ये कसूर है, अगर किसी लड़के को सपोर्ट करके मुसलसल चांसेस देता है फिर भी उसके ऊपर नजला गिरता है, अगर वो 2 मैच खिला के किसी को हटा देता है फिर भी उसके ऊपर भाई जो 8 मेंबर है आपके, उनका क्या रोल है? मुझे ये लग रहा है कि बाबर का से इतना नहीं होगा जितना वहाब रियाज का और बाकी जो सर बंदे होंगे वहां पे। उसके अलावा बाबर कहता है जी आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना पड़ेगा। बाबर की अपनी भी कोताही है, बाबर को चाहिए था आउट ऑफ द बॉक्स सोचता। जब एशिया कप आप लोगों ने हारा, मोहम्मद नवाज को स्लिप लगाना बॉलर का और कप्तान का काम है, आपने नहीं लगाया। अभी आप ये बैठ के बातें करें जी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हाँ बाबर की कुछ बातें जो सही हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर्स को सोचना पड़ेगा ना सर। मैं कहता हूं कि बाबर का इतना कसूर नहीं है, मैं फिर भी उसको आज भी बैठ के डिफेंड यही करूंगा कि देखें बाबर की वजह से टूर्नामेंट नहीं हारे, बाबर के डिसीजन की वजह से मैचेस नहीं हारे, इंडिविजुअल जो हमारी नाकारा परफॉर्मेंस। एक चीज बताएं, अब इंडिया को आपने आउट कर लिया 120 के अंदर, ठीक हो गया 119 पे। अब हम कहते हैं जो टीम में ये होता, आउट कर लिया आपने, हो गया, फिर क्या हुआ? वहां पे बैटिंग कोलैप्स कर गई आपकी। अब मुझे बताएं, ये बैटिंग में भी बाबर ने सारों को बैटिंग करानी है, बाबर का अपना कसूर है।
हम उसको इंडिविजुअली कह रहे हैं कि उसको खड़े हो जाना चाहिए था, उसका अपना भी कसूर है। यूएसए के खिलाफ क्या हुआ? आपकी बॉलिंग, अब पकड़ पकड़ के हाथ तो बॉलिंग वो नहीं करा सकता हारिस रऊफ को, ठीक बॉलिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। मोहम्मद रिजवान के बारे में बात करना चाहूंगा कि इंडिया के मैच में जिस तरीके से रिजवान आउट हुआ, मैं तो कहता हूं रिजवान पहली बॉल पे 0 पे आउट होता हमेशा इतना दुख ना होता, मगर आप इतना लंबा मैच लेके जाके यार सीनियर खिलाड़ी, याद है बुमराह ने वनडे वर्ल्ड कप में भी इसी तरह आउट किया था जी। नहीं सर, क्रूशियल मूवमेंट्स होती है ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि यार उस्मान खान करे, इब्रार करे, साइम अयूब करे तो चलो हमें समझ आती है कि इनको आए वो 6 महीने, यार आप लोगों को 5-6 साल हो गए, इतनी आप लोगों में समझ अकल है नहीं कि यार 20-30-40 रन चाहिए, नीचे हमारा मिडिल ऑर्डर वैसे ही 4 साल से बेड़ा गर्क हो गया। तो यार मैं सीनियर बैट्समैन हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, सुबह से मतलब 40-45 बॉलें खेल चुके हो कम से कम यार, उसको आखिरी ओवर वो विकेट लेने आया था और आपने पहली बॉल पे दे दी। इससे पहले चले जाए एशिया कप में जो इंडिया के साथ आपका मैच था, रिजवान ने वहां पे भी 17वें-18वें ओवर हार्दिक पांड्या को विकेट दे दिया था, कहां गई आपकी गेम अवेयरनेस। इससे पिछले चले जाएं तो आपका जो वर्ल्ड कप में भी आपने क्रूशियल यार 50 रन अपने लिए बनाती हो भाई, टीम के लिए आपकी 4000 रन देखें, हर टीवी पे बैठ के हर बंदा ये कहते हैं भाई आप नंबर 1 नंबर 2 पे रहे, टीम को क्या फायदा हुआ? अगर आप, मैं कहता हूं 0 पे आउट होते ना तो हमारे लिए अच्छा था। इससे पिछले जाए 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 180 चेस कर रहे थे, आपने अपने 80-85 बना लिए थे, फिर आप 18वें ओवर में फिर आप आउट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं पे देखें ना, आपको मैच फिनिश करना चाहिए, इंतजाम का नाम हम क्यों लेते हैं? डॉक्टर साहब इसी पर बड़ा सही बदी भाई और साबिर ने सही बात की, जरा सा इस पर थोड़ा सा आपका भी एनालिसिस। सर इतनी सारी अब तब्दीलियां चाह रहे हैं, वो सारा बात भी हो चुकी कि आमिर का कसूर, उन्होंने गलत ओवर किया, प्रॉपर ओवर नहीं किया, अपने जो स्पीडस्टर हैं रन्स मशीन, जिनको हमारे शोएब भाई रन्स मशीन कहते हैं, उनसे 15 रन डिफेंड नहीं हुए, इमाद वसीम से 1 ओवर में बॉल टच नहीं हुआ, बाबर कहाँ आ गया मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। अब यह है कि तब्दीलियां कहाँ पर होंगी, तब्दीलियां निकाल देंगे, 8 प्लेयर हटा दे, 10 प्लेयर हटा दे, मैं कहता हूँ 11 के 11 हटा दे। ये जब तक सिस्टम की बात हम क्यों कर रहे हैं, जब तक गुलाम गर्दिशों से बट्टी नहीं झाड़ी जाएगी ना, जब तक ये तब्दीली होने वाली नहीं है। ये सारी गुलाम गर्दिशों वाले ही हैं जो सारे के सारे यहाँ आकर बैठते हैं। जो आमिर सुहेल ने इसी के लिए कहा, आमिर सुहेल क्रिकेटर नहीं, पहले क्लियर कर दूं, ये शायर हैं बहावलनगर से, बड़े खूबसूरत, उन्होंने कहा था कि कोई आसेब है बरामदों में, कोई आसेब है बरामदों में, निकलती ही नहीं रात घर से। डॉक्टर साहब इसी पर ब्रेक, इधर ही एक ब्रेक, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह, एक ब्रेक, वापस आता हूँ ज़रा आगे। अब वर्ल्ड कप की बाकी टीमों पर भी बात करते हैं, कुछ हमें पता है घूम फिर के बाद हमारी टीम पर आएगी क्योंकि दिल्ली दुखी हैं सारे, तो काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं जी, बाबर आजम के इंक्लूडिंग, जो अभी फौरी तौर पर वतन वापस नहीं आ रहे, मुख्तलिफ एंगेजमेंट्स होती हैं, इसको प्लीज़ नेगेटिव मत लें, ये उनकी पर्सनल एंगेजमेंट भी होती हैं, ठीक है, वो बेचारे मुसलसल पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस पे बात करें, पर्सनल किसी चीज़ पे ना करें कि क्यों नहीं आ रहे तो यूँ नहीं आ रहे, ये उनकी पर्सनल एंगेजमेंट है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें उन्हें ज़िंदा रहने दें, इसलिए उनको बख्श दें। तो वापस आते हैं ब्रेक से और परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पर तो कर ही रहे हैं, आगे आने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस पे साउथ अफ्रीका और यूएसए का मैच होना है। बदी भाई कैसे देख रहे हैं इस मैच को? साउथ अफ्रीका और यूएसए का अगला मैच कल है। देखिए, जिससे कि साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस पीछे से चलती भी है, आप देखें पिछला मैच भी वो 1 रन से जीते हैं, तो ये अगर हो सके, और जो अमेरिका की टीम है उसका मोराल काफ़ी जो है ऊंचा हमें दिखाई दे रहा है, तो मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि एकदम साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो आसानी के साथ अमेरिका को शिकस्त दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका की जो खास तौर पर आप देखें कि उन पर डिसिप्लिन अंदाज से वो खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, फिर बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी है, फील्डिंग आपने देखी पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने कैचिंग की, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैच जो है वो आसान होगा, और मैच जो है वो अच्छा चलें जी साबिर। सर देखें यूएसए पे और साउथ अफ्रीका जी, यूएसए और मैं थोड़ा सा पहले तो बता दूं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, देखिए बाबर ने 85 मैचों में कप्तानी की है, 2021 से लेके पाकिस्तान ने तकरीबन 27 खिलाड़ियों को ट्राई किया है मिडिल ऑर्डर में, नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक। सर नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक उसमें बाबर खुद भी शामिल है नंबर 3 पे भी। और इंडिया को देख लें तो उन्होंने 37 खिलाड़ियों को जो है वो चांसेस दिए हैं, मगर वो सेटल उनका हो चुका है मिडिल ऑर्डर। मगर हमारे देखें कहीं ना कहीं सर 3-4 साल से प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने 92 मैचेस में 37 प्लेयर को चांस दिया और उनका सेटल हो चुका है। खैर अभी यूएसए पे सर आते हैं, पाकिस्तान पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। देखें मैं चाहूंगा कि यूएसए थोड़ा सा आगे अच्छा परफॉर्मेंस और दे, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग जो पाकिस्तान की थी और साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाइज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हाँ,
उनका पेस अटैक तो बहुत ही अच्छा है, स्पिन मुझे लगता था बहुत अच्छी है, लेकिन स्पिन थोड़ी दबाव का शिकार बन जाती है जी। तो सर यूएसए ने जो है आई थिंक इंडिया को भी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बॉलिंग को भी थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छा खेल लिया था। तो मैं समझता हूं कि अगर वो बैटिंग पे थोड़ा अपना फोकस करें यूएसए वाले, उन्होंने ठीक है कनाडा के खिलाफ उन्होंने 194 चेस कर लिया था, एरन जोन्स चल गए थे, मगर वो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। अगर साउथ अफ्रीका उनको अच्छी तरीके से पकड़ सकता है तो शायद तबरेज शमसी की वजह से और महाराज की वजह से वो उसकी वजह से शायद उन यूएसए के बैट्समैन को पकड़ सकते हैं। मगर वो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, मगर फिर भी अच्छा मैच हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने क्लोज मैचेस जीते हैं, उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, उनसे 130 35 40 रन नहीं बने इन पिछले 4 मैचेस में। मगर नीदरलैंड ने उनको तंग किया, उसके बाद देखें बांग्लादेश ने उनको तंग किया, तो छोटी टीमों ने उनको तंग किया है, इसमें कोई दुराय नहीं है। मगर साउथ अफ्रीका को इस दफा क्या करना पड़ेगा, सुपर 8 में देखें आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। जो क्विंटन डिकॉक हैं, उनके जो ओपनर्स है महेंद्रम माकरम जो कप्तान है उनको देखें परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि डेविड मिलर आपके मिडिल ऑर्डर में ठीक है स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, एक यंगस्टर बहुत अच्छा प्लेयर है जी सर। उनको देखें बार बार उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो हर मैच में आपको परफॉर्म नहीं करके देंगे। कहीं ना कहीं पे आपका जो टॉप ऑर्डर है उनको जो बैटिंग अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी और आपको अच्छा बल्ला टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही टीम है जिसने 195 भी चेस किया है, ये वही टीम है जिसने 160 पाकिस्तान के खिलाफ चेस किया है। तो साउथ अफ्रीका को लाइटली नहीं लेना चाहिए यूएसए को। अगर ये मैच यूएसए ले जाता है तो मेरे ख्याल में उनके पास अच्छा भला चांस हो जाए, क्योंकि उन्हें आगे जाके बांग्लादेश होगी या कुछ और हल्की टीम के साथ खेलना पड़ेगा। तो ये मैच दोनों टीमों के लिए बड़ा क्रूशियल है। सर क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? सर मेरा ख्याल है यूएसए ने काफी सफर तय कर लिया और अच्छा किया, बहुत अच्छा सेकंड राउंड खेलना इस साल बड़ी बात है। यहाँ पर 3 मैचेस वो खेलेंगे, ये ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि 4 और 3 7 मैच उन्होंने खेलने, और वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ 4 खेल लिए, 3 और खेलेंगे। सर सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, मुझे आपका कमेंट इस पे चाहिए कि अभी तक अगर हम मिनोज को देखें या नई टीम्स को देखें तो कमोबेश ऐसा हुआ है, कमोबेश, और ये शायद हिस्ट्री में 2 बार ही हुआ कि टीम आई पहला वर्ल्ड कप खेल रही है, कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, दुनिया से कोई सीरीज नहीं खेली किसी बड़ी टीम से, उसके बावजूद वो बड़ी टीमों में टक्कर करने के लिए सेकंड राउंड में चली गई, जो कि क्वालिफायर से भी बच गई वर्ल्ड कप के। बहुत बड़ी बात है जी, इसमें तो कोई शक नहीं सर, बिल्कुल बहुत आला आपने खूबसूरत बात की। लेकिन वो मरहून मिन्नत जिसके है वो आपको सामने ही है, हमारे ही मरहून मिन्नत है माशाल्लाह, कि एक बॉल की दूरी से हमने कहा कि जाने दो, अब इनको भी चांस दे दो, क्योंकि हम हर उस टीम को चांस देते हैं जो गिरी पड़ी होती है ना, उसको हम उठा भी देते हैं। बहुत छोटी छोटी टीमों हमारे पास खेलने के लिए, हमने तो टेस्ट सीरीज भी हारी है जिम्बाब्वे में, वो भी होम सीरीज, तो हमारी बातें तो और है ना। तो हम यूएसए को अगर आगे कर दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर देखा होगा हमने, दूर रस फायदा होगा जो हमें नजर नहीं आ रहा टीवी वालों को, यानी कि। तो मेरा ख्याल है कि यूएसए के जो सफर की हम बात कर रहे थे कि वो अब मजीद आगे तो नहीं जाने वाला, ऑफ कोर्स सेमीफाइनल के तक कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी वापसी करनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत कमजोर मैच जीते अभी तक, जितने भी जीते अभी, जैसे सबर भाई ने कहा कि बिल्कुल कोई शक नहीं कि 1-1 2-2 रन के मार्जिन से हारते हारते जीत गए। तो अब मेरा ख्याल है कि उनकी वापसी का सफर होगा, अपनी फॉर्म में वो वापस आएंगे, नो डाउट। बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? यूएसए के खिलाफ उनका जी, साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? मैच होगा सर, 1 साइडेड मैच होगा, साउथ अफ्रीका के हक में होगा। अच्छा, साउथ अफ्रीका जीतेगी? जी बिल्कुल, बिकॉज ऑफ बॉलिंग, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग सर। मैंने कहा ना कि यूएसए का हनीमून पीरियड था, वो खत्म हो चुका सर। अब उन्होंने आगे नहीं जाना, तो यहाँ पर अब टीमें उनको बड़े आराम से लिताड़ेंगी। और अब यहाँ किसी के पास शुरू के मैचेस में मिनूज के साथ भी मैचेस थे, तो टीमें थोड़ी डरी डरी भी खेलती, कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए। वो खौफ से अब आजाद हो गई है टीमें, अब सारा कंपटीशन ओपन है। सिर्फ मिनूज में से सिर्फ यूएसए वाहिद टीम है जो अगले राउंड में गई है। तो इसलिए भी अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस तरह का हल्का मैच, हाँ, जैसा अफगानिस्तान को वेलकम मिला है, अफगानिस्तान के लिए भी अनएक्सपेक्टेड वेलकम है। सर वर्ल्ड कप में गरीब ममालिक, गरीब बोर्ड अमेरिका से मैच हो तो कहीं ना कहीं पे हर कोई चाहेगा कि कुछ अच्छी हमारे लिए भी जो है ना वो बन जाए कुछ यार। ये चाहे श्रीलंका हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, उनकी परफॉर्मेंस पर जाती हो जाएगी। बहुत अच्छा खेलिए भाई, मैं इस चीज को नहीं मानता। बदी भाई एक साथ है, बदी भाई आवाज आ रही है? जी जी बदी भाई, साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए, देखिए मैंने पहले भी आपसे बात की। देखिए आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका का हनीमून पीरियड था वो उनके खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये क्रिकेट है, और क्रिकेट में T20 क्रिकेट जो है उसका कुछ चार्म ही अलग है। जिस दिन जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो मैच जीत जाएगी। और अमेरिका पे इस वक्त प्रेशर नहीं है, क्योंकि उनकी जो अमेरिकन चाह रहे थे कि हमारी टीम जो अच्छा परफॉर्म करे, अगले राउंड तक जाए,
तो वो अपना सफर तो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अब उनका मोराल काफी बुलंद होगा, वो उनमें एतमाद का इजाफा हुआ है, तो वो भी किसी भी टीम को जो है वो हल्का उनको ना समझे, क्योंकि जब एक किसी टीम को आप हल्का समझ कर खेल रहे होते हैं तो फिर आप पे बुराई आ जाती है। और अभी जो साउथ अफ्रीका की टीम, अगर आप देखें राउंड के मैचेस में, तो साउथ अफ्रीका की टीम अमेरिका से अच्छा नहीं खेली, अमेरिका से बुरा ही खेली है। एक एक रन से, दो दो रन से वो मैच जीते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है वो कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। और वहां की जो पिचेस हैं वो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में अभी आप देखें कि वेस्ट इंडीज में सीरीज हार के आया हुआ है, तो वेस्ट इंडीज में सीरीज आने का मतलब है कि वहां वो खेल के आ चुके हैं, और जो अमेरिका की टीम है वो पहली बार जाके खेल रही होगी। तो मुझे लग ये रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम को वहां भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां भी उनको प्रॉब्लम होगी। हाँ, बांग्लादेश की टीम की कंडीशन थोड़ी अच्छी मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो उनके स्पिनर हैं या मीडियम पेसर हैं वहां अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अमेरिका अगर ने 3 मैच खेलने हैं तो मुझे लग रहा है कि एक आध मैच वो या 2 मैच वो लाजमी जीत सकती है। एक तो साउथ अफ्रीका को भी हरा सकती है, और उसमें इतनी सकत है कि वो बांग्लादेश को भी शिकस्त दे सकती है। आप उसको हल्का ना लें, जिस टीम को भी आप हल्का लेंगे वही टीम जो है आपको शिकस्त दे देती है। अब पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे अमेरिका को टीम है, लेकिन देखे ना किसी के से परफॉर्म किया, वो जीत गए। तो मेरे ख्याल में भाई अब 2 जो मैच सुपर जीत एट गया राउंड तो है, सेमीफाइनल खेल जाएगी फिर तो। मैं आपसे यही हाँ कह रहा हूँ ना, 2 मैच खेल के तो सेमीफाइनल खेल जाएंगे। देखिए, किसी भी टीम को आप हल्का नहीं समझ सकते। मैं ये डॉक्टर साहब यही कह रहा हूँ, अगर आपने उस दिन अच्छी क्रिकेट खेल दी तो आप आगे जा सकते हैं। ये वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में जब आप छोटी टीम से खेल रहे हो, अच्छा, एक खतरा भी है ना बदी भाई, होता है। अफगानिस्तान एक मैच और हारी तो अफगानिस्तान गई, ये भी है। अच्छा खेल कर आ बिल्कुल। रही थी और आगे फंस गई है। यही तो है ना। देखिए, आप कंडीशन चेंज हुई, कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आए, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, वही वाली बात है कि अफगानिस्तान की टीम में भी हमारे जैसी प्रॉब्लम है, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओपनर की भरमार है उनकी, और लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन उनके पास दोनों ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही मैच में उनके दोनों ओपनर ने परफॉर्म नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ कि और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ साबिर और डॉक्टर साहब, आपको याद होगा इनके पास मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल कोई वो नहीं है प्लेयर। तो अच्छा, मिडिल ऑर्डर जब तक क्वालीफायर्स की सिचुएशन पे थोड़ी सी बदी भाई आप लोगों से बात करूं। साबिर, क्या सिचुएशन है क्वालीफायर्स की? देखिए सर, क्वालिफायर्स के लिए जो सुपर 8 में 8 टीमें जा चुकी हैं वो तो ऑलरेडी देखें 2026 का जो वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया और श्रीलंका शेयरिंग पे करवाएंगे उसमें तो क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसके अलावा जो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान, आयरलैंड और न्यूजीलैंड वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। देखा जाएगा कि आगे जो आने वाले मैचेस है किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी अभी अच्छा ये मैं बताऊं, क्लियर करूं पहले सबको, जो अभी रैंकिंग टीम्स है ना 3, उसमें ये 3 टीम्स अभी तक सेफ जोन में, लेकिन आने वाली सीरीज में अगर ये अपने मैचेस, और पाकिस्तान सिर्फ 2 सीरीज हार गई ना, और सीरीज की बात कर रहा हूं, 2 सीरीज और हार गई, पाकिस्तान आ जाएगी रेड लाइन में, और पाकिस्तान को दोबारा क्वालिफायर खेलना पड़ेंगे। सेम फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि पाकिस्तान फिर अपनी सीरीज किससे अरेंज करेगा? नीदरलैंड से करेगा, वो नीदरलैंड फिर हरा देगा, आयरलैंड से करेगा, यूएसए से करेगा, क्योंकि आजकल मिनोज ज्यादा खतरनाक हो गई है बड़ी टीमों से। यार डरा रहे साबिर, डरा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, चले अभी तक हम क्वालिफायर वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा समझते हैं कि हम क्वालिफायर नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे सर, क्वालिफायर नहीं खेलेंगे। हमारी टीम आ जाएगी, वापस आ जाएगी। और ठीक है, वो मुश्किल पीरियड था, मेरा ख्याल है गुजर चुका। अगर इस पे कुछ थोड़ी सी भी बेहतर तरीके से इसको अब एग्जीक्यूशन की गई, चेंजेस की गई, बेहतर तरीके से चेंजेस की गई, और थोड़ा सा मुखलिसाना मशवरे भी लिए गए। जो गुलाम गर्दिशों की बात कर रहा था वो वहीं खो गई, वो ब्रेक से पहले ही चली गई। उस पर मैं चाह रहा था कि बाकी दोस्तों का ओपिनियन भी आता कि क्या तब्दीली सिर्फ प्लेयर्स के अंदर करने की ज़रूरत है। तो अगर वो तब्दीली मुनासिब जगहों पर की गई, सिर्फ एक जगह पर नहीं, सिर्फ कुर्बानी के बकरे सिर्फ प्लेयर्स ना बने, बाकी भी आए सारे इसमें, अपनी अपनी जगह छोड़े, जहां वो रस्ट लगा के बैठे हुए हैं कुड़क मुर्गी की तरह, तो वो अगर छोड़ देंगे जगह तो मेरे ख्याल बेहतरी आएगी, और टीम मेरा नहीं ख्याल कि क्वालिफाइंग राउंड तक बात से पहले। डॉक्टर साहब, हम बांग्लादेश मिडिल ऑर्डर की वजह से सुपर 8 में गई है और पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुई है। अगर शाकिबुल हसन 40-45 ना बनाता नीदरलैंड के खिलाफ तो 2 पॉइंट ना मिलते। अगर महमूदुल्लाह श्रीलंका के खिलाफ मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन अगर आखिरी खड़ा ना होता, आखिरी एंड तक स्कोर ना करता, तो शायद वो भी 2 पॉइंट ना मिलते, उनको 4 पॉइंट मिले। मिडिल ऑर्डर के सीनियर बैट्समैनों ने स्कोर करके सुपर 8 में। हमारा हाल देखें कि हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये देखिए स्टैट्स, साबिर अपने एनालिसिस और स्टैट्स के साथ भर के बैठते हैं, ये बात सही है। बदी भाई, क्वालिफायर से जरा सा ऊपर है हम। देखिए, क्वालिफायर से ज़्यादा से ऊपर है, लेकिन इसके बाद जो सीरीज है आपकी वो
अगर मुश्किल सीरीज बड़ी टीमों से पड़ जाती है, 1-2 सीरीज आप में शिकस्त खाते हैं, तो फिर आपको क्वालिफाई की तरफ जाना पड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि आप अब इन जो गलतियां आपने की हैं उनसे अब सबक सीखें और आगे जाकर अपनी बड़ी टीमों के खिलाफ भी जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये जो है क्या खिलाड़ियों पे नजला गिरेगा या टीम मैनेजमेंट के ऊपर ही। देखें कौन सा वर्ल्ड कप ऐसा है, कौन सी सीरीज ऐसी है जिसमें जो वो में हारे हैं और ऐसा नहीं हुआ, हर सीरीज के बाद हुआ। हमारी तो वाइट टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आती है तो उसके विनिंग कप्तान को भी हटा दिया जाता है भाई। यहाँ तो ये चक्कर है, असल में हमारे बोर्ड का कोई पता नहीं होता। अब आए ना, इनको बनाए हुए कितना अरसा हुआ, मेरे में 6 महीने नहीं हुए, 5 महीने नहीं हुए। अब ये हट जाएंगे, इनकी जगह दूसरे आ जाएंगे, जब इनको शिकस्त होगी तो तीसरे आ जाएंगे। ये तो हमारे यहाँ होता ही है। इससे पहले हफीज थे, वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो हारे हैं हम, और उसके बाद हम न्यूजीलैंड से सीरीज हारे हैं तो वापस आए तो मोहम्मद हफीज को हटा दिया गया, आगे उनको कॉन्टैक्ट नहीं दिया गया। अब ये आएंगे, वहाब रियाज भी हट जाएंगे, यूसुफ भी हट जाएंगे, ठीक है, रजाक को भी हटा दिया जाएगा, अब दूसरे कोई आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान टीम में नई बात नहीं है। इंतजाम आ रहे हैं बदी भाई, इंतजाम आ रहे हैं। कप्तान किसको लेके आ रहे हैं? इंतजाम तो 2 बारियां खेल चुके हैं, तीसरी बारी में भी आ जाएंगे। वो आगे कौन सा 3 मारते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। असल सारा मसला ये है कि टीम मैनेजमेंट या बड़ा कोई भी, सबसे पहले तो आपको चीफ सेलेक्टर किसको ला रहे हैं। चीफ सेलेक्टर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जिसको T20 क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए कि T20 की टीम में मॉडर्न क्रिकेट में किस तरह खेला जाता है। वो कौन है ये मुझे पाकिस्तान में बताएं, वो कौन है? कह चुके हैं, मैं सुन तो लें, अभी 4 नाम लिए जा रहे हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि 4 नामों पर गौर किया जा रहा है कि इनको शायद जो है वो चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए। एक तो शाहिद अफरीदी का नाम भी लिया जा रहा है, राशिद लतीफ का नाम भी लिया जा रहा है, फिर इंजमाम का नाम भी आ रहा है, फिर उसके बाद अगर मान जाते हैं तो शुएब अख्तर का नाम भी आ रहा है, लेकिन ये उनके मानने के ऊपर है। तो ठीक है बदी भाई, वक्त की कमी थी, आपने बड़ी खबर दे दी है। ये 4 नाम आ रहे हैं बदी भाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, माजरत वक्त की कमी थी, कल हम इस पे कर लेते हैं बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज अमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साबिर आपका भी। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। ईद का दूसरा दिन आप सबको मुबारक।